everyone, I am Seenu and welcome you in Seenu Geography classes। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक भारत भौतिक पर्यावरण का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी मतलब संरचना और भू आकृति विज्ञान। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। देखिए स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम भारत का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे कि भारत में कहां पर पर्वतमालाएं हैं, माउंटेन रेंजेस है, कहां पर पठार हैं, प्लेट्यू है और कहां पर मैदान है। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए जो चट्टान होती है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। चट्टान मतलब रॉक्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि रॉक्स क्या होती है। रॉक्स स्थलखंड का कठोर टुकड़ा चट्टान कहलाती है। स्थलखंड का जो कठोर टुकड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रॉक्स बोलते हैं। और रॉक्स कितने प्रकार की होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट हमारी है आग्नेय चट्टान और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स। सेकंड हमारी है अवसादी चट्टान, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। थर्ड हमारी है कायांतरिक चट्टान, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक चट्टान। तो ये हमारी अलग अलग चट्टानें हैं। ये जो चट्टान होती हैं ये क्या होती हैं, जब असंगठित होती हैं, जब असंगठित मतलब जब ये टुकड़ों में टूट जाती है तो इनसे क्या बनती हैं, मिट्टियां बनती हैं। मतलब असंगठित चट्टान ही क्या कहलाती हैं, मिट्टियां कहलाती हैं। जो अर्थ पर जो एक्सोजेनेटिक और इंडोजेनेटिक फोर्सेस कार्य करते हैं, मतलब आंतरिक और बाह्य बल कार्य करते हैं। जो रॉक्स होती हैं इन पर जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस मतलब जो हवा और पानी ये सब कारक जब कार्य करते हैं तो चट्टान क्या हो जाती है, कई टुकड़ों में टूट जाती है, असंगठित हो जाती है और फिर उससे धीरे धीरे उसका अपक्षय और अपरदन होता है। फिर उससे क्या बनती है, चट्टान से क्या बनती है, मिट्टी बनती है। जो चट्टान में जितने भी पोषक तत्व, जितने भी खनिज तत्व होते हैं वो सारे किसमें आते हैं, वो मिट्टी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे काली मिट्टी है, काली मिट्टी में आयरन बहुत ज्यादा होता है। काली मिट्टी में क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, आयरन होता है। काली मिट्टी में आयरन होता है। अगर हमें चट्टानों के बारे में अच्छे से नॉलेज होगी कि कौन सी चट्टान में कौन से तत्व पाए जाते हैं तो हमें मिट्टियों के गुण समझने में बहुत आसानी होगी। देखिए सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है बेसाल्टिक चट्टानों में, और बेसाल्टिक चट्टानें कौन सी होती हैं, आग्नेय चट्टान होती हैं। तो इस प्रकार हमें पता चल गया ये जो काली मिट्टी बनती है ये किससे बनती है, बेसाल्ट चट्टानों से बनती है। तो इस प्रकार चट्टान और मिट्टी ये दोनों आपस में अंतर संबंधित होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारी पृथ्वी की एज है, जो हमारी पृथ्वी की आयु है वो कितनी है, 460 करोड़ वर्ष। देखिए जो ये एनसीईआरटी की 12th क्लास की बुक है इसमें ये 46 करोड़ दिया हुआ है, वो मिसप्रिंट है, उसको 46 करोड़ ना समझिएगा। ये कितनी होती है पृथ्वी की आयु, 460 करोड़ वर्ष। देखिए स्टार्टिंग में जब पृथ्वी बनी थी, जैसे जैसे समय बीतता गया, स्टार्टिंग में क्या था, ये जो हमारे जितने कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है, ये सब क्या है, पहले सुपर कॉन्टिनेंट थे। सुपर कॉन्टिनेंट मतलब आपस में ये सारे जुड़े हुए थे। देखिए जो पृथ्वी है इस पे जितने भी ये जो कॉन्टिनेंट है ये सारे आपस में क्या थे, ये सारे जुड़े हुए थे। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये आपस में टूट गए, एक दूसरे से अलग होना शुरू हो गया। देखिए ये जो है भूमध्य रेखा है, यहाँ पर अब हमारा इंडिया एक्चुअल पोजीशन कहाँ है, यहाँ पर है।
जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है जिस पर हम रह रहे हैं, वो प्लेट पहले कहाँ थी? इस भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी। मतलब हमारा इंडिया कहाँ था? यहाँ था। इसको हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये भी इसी के साथ अटैच था। पहले ये प्लेट थी यहाँ पर, लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले यहाँ थी। धीरे 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 ये कहाँ चली गई? नॉर्थ की तरफ चली गई, और लगभग 5 करोड़ वर्ष बाद ये कहाँ पहुंच गई? ये भूमध्य रेखा पर पहुंच गई। और ये जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये धीरे धीरे कहाँ चली गई? ये साउथ ईस्ट की तरफ चली गई। और लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले, यहाँ पर लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले इंडिया हमारा कहाँ पर आ गया? अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ गया। देखिए, ये इंडिया से ऊपर यहाँ पर जो यूरेशियन प्लेट है, जैसे जैसे इंडियन प्लेट ऊपर बढ़ती गई, इसकी टक्कर कहाँ पर हुई? यूरेशियन प्लेट से हुई। दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराई, और यहाँ पर किसका जन्म हुआ? यहाँ पर हिमालय पर्वत का जन्म हुआ। ये हिमालय पर्वत एक मोड़दार पर्वत है, लचीला पर्वत है। और फिलहाल अभी भी जो हमारी जो प्लेट्स हैं, ये जो प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी है, जिसमें हमारी 7 मेजर प्लेट्स हैं और कुछ छोटी प्लेटें हैं, ये जो हमारी प्लेटें हैं वो अभी मूवमेंट कर रही हैं। अभी भी ये इंडियन प्लेट ऊपर यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। जो भूकंप आते हैं, जब हमारा अर्थक्वेक आता है, तब क्या होता है? हमारी इंडियन प्लेट किससे टकराती है? यूरेशियन प्लेट से टकराती है, और इसमें भूकंप आते हैं, कई बार ज्वालामुखी फूटते हैं। तो ये सारी क्या है? ये सारी हमारी प्लेट्स की मूवमेंट है। ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ पर शिफ्ट हो गई और इंडियन प्लेट यहाँ पर शिफ्ट हो गई। देखिए, जब ये सुपर कॉन्टिनेंट था, सारे कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे, तब उसको हम क्या बोलते हैं? उस सारे को हम बोलते हैं पेंजिया। और जितना भी हमारा पानी वाला एरिया था, मतलब हमारा जितना भी महासागरीय भाग था, उसको हम क्या बोलते हैं? पैंथालासा बोलते हैं। बीच में हमारा ये पेंजिया, और इस चारों तरफ जो पानी था उसको बोलते हम पैंथालासा। तो इस प्रकार से क्या है, इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के कारण और हमारी प्लेट्स के मूवमेंट्स के कारण क्या हुआ? हमारा जो अर्थ की, जो हमारे जितने कॉन्टिनेंट्स हैं, उनकी सबकी एक्चुअल पोजीशन हमारे सामने आई। देखिए, भूवैज्ञानिक रचना और शैल समूहों के आधार पर हम इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? प्रायद्वीपीय खंड, यानी भारत का प्रायद्वीपीय भाग, ये सारा साउथ वाला एरिया है। उसके बाद हमारा कौन सा आता है? उत्तरी मैदान। इसको हम सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, ये क्या है? हमारा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। और उसके ऊपर ये हमारा आता है हिमालय और उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय भाग। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा हमारा है हिमालय वाला हिस्सा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की। प्रायद्वीपीय भारत की ये जो उत्तरी सीमा है, ये जो आपको येलो कलर में दिख रही है, ये है हमारी उत्तरी सीमा। और प्रायद्वीपीय भाग की उत्तरी सीमा कटी फटी है, कहीं से ऊपर नीचे ऐसी ये जो है सारी कटी फटी आकृति में है। प्रायद्वीपीय भारत इधर कच्छ के रन से स्टार्ट होकर, यानी गुजरात के कच्छ से शुरू होकर इधर अरावली रेंज के साथ होता हुआ दिल्ली के साथ इधर से आता हुआ गंगा यमुना के मैदान के साथ साथ इधर राजमहल की पहाड़ियां हैं, और यहाँ से होता हुआ कहाँ तक आता है? गंगा नदी की डेल्टा तक आता है। और इधर मेघालय का पठार से लेकर वेस्ट में राजस्थान तक ये फैला हुआ है। उसके बाद ये जो हमारा वेस्ट बंगाल है, यानी पश्चिमी बंगाल है, इसमें जो मालदा भ्रंश है वो मेघालय के पठार में क्या है? गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां हैं। इधर मेघालय के पठार को और कार्बी एंग्लोंग के पठार को किससे अलग करता है? छोटे नागपुर के पठार से अलग करता है। उसके बाद ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें बहुत सारी नदियां बहती हैं। जैसे इधर ईस्ट की तरफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और इधर वेस्ट की तरफ नर्मदा, तापी, शरावती, मांडनी, ये सारी नदियां क्या हैं?
प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। यहाँ पर कुछ कुछ अवशिष्ट पहाड़ियां भी पाई जाती हैं, जैसे नल्लावाला, वेलकोंडा, पालकोंडा, जावादी, महेंद्रगिरी। ये सारी अवशिष्ट पहाड़ियां होती हैं। अवशिष्ट मतलब ऊपर से कटी हुई, मतलब घिसी हुई। देखो मान लीजिए ये कोई पहाड़ी है, जो हमारी पृथ्वी पर जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस कार्य करते हैं, जो बाह्य कार्य करते हैं, वो क्या करते हैं, इसको ऊपर से काटते रहते हैं। जैसे यहां तक इसका अपर्दन कर दिया, फिर यहां तक इसका टाइम के अकॉर्डिंग अपर्दन कर दिया। इस प्रकार क्या होता है, ये नीचे नीचे होती होती खिंच जाती हैं। इनको बोलते हैं अवशिष्ट पहाड़ियां। इधर सबसे ऊपर महानदी, महानदी कहां से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है और कहां तक जाती है, बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। उसके बाद गोदावरी नदी, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक के पास से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हुई डेल्टा बनाती हैं। उसके बाद कृष्णा नदी, कृष्णा नदी कर्नाटक के महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती हुई डेल्टा बनाती है। उसके बाद कावेरी नदी, कावेरी नदी भी कर्नाटक के पूर्व से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती हुई डेल्टा बनाती है। ये जो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, जैसे नर्मदा, तापी नदी है, शरावती नदी है, ये सारी नदियां क्या हैं, एस्चुअरी बनाती हैं। ये हमारा पश्चिमी घाट है और ये पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच हमारा क्या है, ये तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान है। और इधर बंगाल की खाड़ी और इधर पूर्वी घाट के बीच में हमारा पूर्वी तटीय मैदान है। यहाँ पर नर्मदा, तापी, महानदी ये सारी क्या बनाती हैं, घाटियां बनाती हैं। और ये जो हमारा प्रायद्वीपीय मैदान है, ये ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बना हुआ है। ग्रेनाइट और नीस चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टानें, ये बहुत कठोर चट्टानें होती हैं। यहाँ की जो घाटियां होती हैं वो उथली होती हैं। उथली मतलब कम गहरी होती हैं, क्योंकि ये चट्टान बहुत कठोर होती है। यहाँ की जो चट्टानें हैं वो इतनी कठोर होती हैं, जो यहाँ पर नदियां बहती हैं। जैसे ये जो नदी बह रही है, एक मान लो ये जो नदी बह रही है, ये काफी अंदर तक अपर्दन नहीं कर पाती। चट्टानों की कठोरता की वजह से ये सिर्फ कुछ ही गहराई तक अपर्दन करती है। इसकी वजह से जो हमारी यहाँ की घाटियां हैं वो उथली और कम गहरी होती हैं। और यहाँ की जो नदी होती है उसकी प्रवणता मतलब उसकी ढाल, जैसे एक तो ये ढाल हो गई और एक ये ढाल हो गई, ये ज्यादा गहरी है, ये कम गहरी है। जो उनकी ढाल होती है, क्योंकि ज्यादा गहराई तक तो अपरदन नदी नहीं कर पाती, अपक्षय नहीं कर पाती, तो इस वजह से जो उनकी ढाल होती है वो कम गहरी होती है, प्रवणता उनकी कम होती है। तो ये था हमारा प्रायद्वीपीय खंड। इसके बाद हम बात करेंगे हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय भाग की। प्रायद्वीपीय खंड से बिल्कुल उल्टा ये जो हिमालय पर्वत है ये कठोर होता है, और जो हिमालय पर्वत है ये लचीला, दुर्बल और तरुण, तरुण मतलब युवा अवस्था में, युवा अवस्था मतलब अभी भी इसका उत्थान हो रहा है, इसमें मोड़ पड़ रहे हैं, वलन और भ्रंश पड़ रहे हैं। ये जो हमारी इंडियन प्लेट है और ऊपर जो यूरेशियन प्लेट है, अभी भी इनका क्या हो रहा है, टकराव हो रहा है, इनकी मूवमेंट हो रही है। ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, दोनों आपस में टकरा रही हैं। तो क्या हो रहा है, ये जो हिमालय पर्वत है ये अभी भी इसकी हाइट बढ़ रही है, ये स्थिर नहीं है, ये अस्थिर है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे होती है, विवर्तनी घटनाओं की वजह से होती है। और यहाँ की नदियां, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और यहाँ बांग्लादेश से यहाँ से होती हुई कहाँ पड़ती है, बंगाल की खाड़ी में पड़ती है। और इधर से सिंधु नदी है, गंगा और यमुना नदी भी इधर आती हैं। तो ये सारी जो नदियां हैं ये जब बहती हैं तो क्या बनाती हैं, वी-आकार की घाटियां बनाती हैं, गोर्ज बनाती हैं, जलप्रपात बनाती हैं। देखिए जो हिमालय पर्वत है वो प्रायद्वीपीय खंड की जैसा कठोर चट्टानों से नहीं बना हुआ है। तो इसी प्रकार जो यहाँ की नदियां होती हैं वो काफी गहराई तक अपर्दन करती हैं। और जब ये नदियां, जैसे ये नदियां यहाँ पर ऐसे गिरती हैं तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या है, कठोर चट्टान है और यहाँ पर क्या है,
कमजोर चट्टान है। जैसे नदी कठोर चट्टान से गुजरती हुई एकदम यहाँ पर आती है तो जो कमजोर चट्टान होती है उसका जल्दी से अपरदन कर देती है और ऐसे गिरती हुई क्या बनाती है, जलप्रपात बनाती है। तो हिमालय पर्वत में जितनी भी नदियां हैं वो सारी गहराई तक अपरदन करती हैं। तो ये था हमारा हिमालय पर्वत वाला भाग। और जो हमारा हिमालय पर्वत है उसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे ऊपर वृहत हिमालय, फिर मध्य हिमालय और नीचे शिवालिक। शिवालिक के दक्षिण में क्या है, उत्तरी मैदान है। और थर्ड हमारा पार्ट कौन सा है, उत्तरी मैदान, यानी सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसको सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये अपने साथ बहती हुई क्या लेके आती है, गाद लेके आती है, अवसाद लेके आती है। अवसाद क्या होता है, सेडिमेंट्स, यानी छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े और गाद अपने साथ लेकर आती है। और कहाँ पर जमा करती है, इस मैदान में जमा करती है। इधर सिंधु और गंगा नदी और इधर प्रायद्वीपीय खंड से जो इधर की तरफ नदी बहती है, जैसे चंबल नदी है, सोन नदी है, ये सारी नदियां मिलकर क्या करती हैं, यहाँ पर अवसाद इकट्ठा करती हैं। और इस प्रकार से अवसाद इकट्ठा होने से यहाँ पर किस चीज का निर्माण हुआ है, यहाँ पर हमारे उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का, ब्रह्मपुत्र मैदान का निर्माण हुआ है। और इस मैदान की जो अवसाद की जो मोटाई है वो लगभग 1000 मीटर से 2000 मीटर तक है। और इस उत्तरी मैदान का निर्माण लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तो इस प्रकार ये हमारा जो पूरा इंडिया है ये हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इधर प्रायद्वीपीय खंड, उत्तरी मैदान यानी सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, और ये सारा हमारा हिमालय माउंटेन का एरिया इधर उत्तर पूर्व में, ये सारा यहाँ तक क्या है हमारा हिमालय माउंटेन। और प्रायद्वीपीय हिमालय जो माउंटेन है इसके दक्षिण में उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय खंड के उत्तर में उत्तरी मैदान। मतलब ये उत्तरी मैदान कहाँ पड़ता है, ये यहाँ बीच में पड़ता है। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। प्रायद्वीपीय खंड में सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान यानी उत्तरी मैदान, भारत का उत्तरी मैदान, और उत्तर हिमालय। ये हमने फर्स्ट पार्ट में 3 पार्ट्स में इंडिया को डिवाइड किया था। अब हम इंडिया को 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हमारा है उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं, सेकंड हमारा है उत्तरी भारत का मैदान, थर्ड प्रायद्वीपीय पठार, फोर्थ भारतीय मरुस्थल, फिफ्थ हमारा तटीय मैदान और सिक्स्थ हमारा द्वीप समूह। और इस पार्ट में हम सेकंड पार्ट में हम आज करेंगे उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं। हिमालय में भी समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई हैं। देखिए ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हिमालय है, ये उत्तर पश्चिम से इस प्रकार से फैला हुआ यहाँ तक आता हुआ इधर उत्तर पूर्वी पहाड़ियों तक फैला हुआ है। इधर ये नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में ये पहाड़ियां हैं उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ यानी नॉर्थ से साउथ की ओर। हिमालय को यहाँ पर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे ऊपर आता है ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, इसमें सबसे ऊपर आती है कराकोरम श्रेणी, उसके बाद केटू यानी कोडबिन आस्टीन, उसके बाद आती है हमारी लद्दाख श्रेणी, उससे नीचे आती है जास्कर श्रेणी और यहाँ पर आती है कैलाश श्रेणी। पार हिमालय के बाद हमारा आता है वृहद हिमालय जिसको हम महान हिमालय भी बोलते हैं। ये जो महान हिमालय है ये इधर से इस प्रकार से ऐसे होता हुआ यहाँ तक फैला हुआ है। वृहद हिमालय में सबसे संसार की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट वो इसके अंदर इंक्लूड होती है। उसके बाद हमारा आता है मध्य हिमालय और उसके बाद सबसे नीचे जो हिमालय का पार्ट, नीचे वाला जो सबसे आउटर वाला पार्ट है वो है शिवालिक। ये जो वृहद हिमालय जो महान हिमालय है, मेनली सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है, जो वृहद हिमालय है इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल लंबाई है 2500 किलोमीटर और इसकी जो चौड़ाई है यानी नॉर्थ से साउथ तक इसकी जो ये चौड़ाई है ये है 160 से 400 किलोमीटर। वृहद हिमालय को अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है। वृहद हिमालय से नीचे आता है मध्य हिमालय, फिर उससे नीचे आता है शिवालिक। ये जो हमारा हिमालय है ये इधर पूर्वी एशियाई देशों को और इधर मध्य एशियाई देशों के बीच एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा हुआ है। और जो हिमालय पर्वत है ये प्राकृतिक रोधक भी है। देखिए
इधर साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं और इधर से आने वाली मानसूनी हवाओं को ये बीच में भी रोक लेता है और इंडिया को एक विशिष्ट जलवायु यानी एक अच्छी क्लाइमेट देता है। इसके अलावा इसमें भू ड्रेनेज सिस्टम यानी अफवाह तंत्र भी है। देखिए इधर से निकलती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी और इधर से होती हुई बांग्लादेश से होती हुई कहां गिरती है बंगाल की खाड़ी में, और इधर से सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज ये नदियां इधर से होती हुई कहां गिरती है अरब सागर में, और यहाँ से गंगा, यमुना, इस तरह से जो हिमालय है ये एक अफवाह तंत्र का भी निर्माण करता है। उसके बाद ये एक सांस्कृतिक विभाजक भी है। सांस्कृतिक विभाजक मतलब ये जो हमारा एरिया है ये हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन के कारण यहाँ पर लाखों लोग पूरे साल लाखों लोग यहाँ घूमने आते हैं, क्योंकि इसकी क्लाइमेट, इसका मतलब सौंदर्य सबसे अलग है। इसी प्रकार ये जो हमारा हिमालय पर्वत है उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्वी पहाड़ियों तक इस प्रकार से ये यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। हिमालय पर्वतमाला में अनेक क्षेत्रों में भिन्नताएं पाई जाती हैं, इसीलिए हिमालय की उच्चावच और भू आकृति के आधार पर हिमालय को सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर हमने इसको 5 सब पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारा आता है कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय। सेकंड हमारा आता है हिमालय या उत्तरांचल हिमालय, हिमाचल या उत्तरांचल हिमालय। थर्ड हमारा आता है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। फोर्थ पर हमारा आता है अरुणाचल हिमालय, और फिफ्थ पर हमारा आता है पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत। सबसे पहले हम देखेंगे कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय। देखिए कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे कराकोरम, केटू, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल। पीर पंजाल हमारी आती है मध्य हिमालय के अंदर। इधर बृहद हिमालय जो मध्य हिमालय के ऊपर है, बृहद हिमालय और ऊपर कराकोरम के बीच आता है हमारा ठंडा मरुस्थल जो होता है लेह और लद्दाख वाला जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं भारत का ठंडा मरुस्थल। देखिए भारत में 2 मरुस्थल हैं, 2 डेजर्ट हैं। फर्स्ट यहाँ पर है थार का ग्रेट डेजर्ट और सेकंड ये गर्म है, और यहाँ पर जो है लेह लद्दाख वाला एरिया है वो ठंडा मरुस्थल है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी और डल झील है। देखिए ये स्थान जो है करेवा के लिए प्रसिद्ध है। करेवा का क्या होता है? करेवा एक पठार होता है जो यहाँ पर हिमानियां है जो नदी बहती है वो अपने साथ अवसाद गाद लेकर आती है, यानी सेडिमेंट्स लेकर आती हैं और एक स्थान पर इकट्ठा कर देती हैं, जिससे वहां पठार का निर्माण होता है। उसी पठार को हम क्या बोलते हैं? करेवा। और करेवा के पठार पर किसकी खेती की जाती है? जाफरान की खेती की जाती है। देखिए जाफरान एक प्रकार से केसर का ही पार्ट है। केसर को सैफरॉन बोलते हैं और एक तरह से जो जाफरान है वो भी केसर ही होता है। तो यहाँ पर करेवा पर किसकी खेती की जाती है? करेवा पर की जाती है जाफरान की खेती। देखिए यहाँ पर अब हम कुछ दर्रों की बात करेंगे। यहाँ पर बृहद हिमालय के अंदर आता है जोजिया दर्रा। पीर पंजाल जो मध्य हिमालय में है उसमें आता है बनिहाल दर्रा। जास्कर श्रेणी में आता है फोटुला दर्रा और लद्दाख श्रेणी में आता है खरदुंगला दर्रा। देखिए ये 4-5 दर्रे यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए इसी क्षेत्र में झीलें भी पाई जाती हैं, लवणीय झीलें भी पाई जाती है और अलवणीय झीलें भी पाई जाती हैं। अलवणीय झीलें होती है जो मीठे पानी की झील होती है। इसी क्षेत्र में डल झील और वुलर झील दोनों अलवणीय यानी मीठे पानी की झील है। जो वुलर झील है वो इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और साथ में यहाँ पर 2 लवणीय झील भी पाई जाती हैं। यहाँ पंगांगसो और सोमोलिरी ये 2 लवणीय झील हैं। देखिए जो मीठे पानी की झील होती है उसमें पानी की इनकमिंग भी होती है और आउटगोइंग भी होती है, इसीलिए वो मीठे पानी की झील होती है। लेकिन जो खारे पानी की झील होती है, जो लवणीय झील होती है, उसमें सिर्फ पानी की इनकमिंग होती है, उसमें आउटगोइंग नहीं होती, इसीलिए वो क्या होती है? खारे पानी की झील होती है। तो ये 4 झील इस क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हैं। डल झील, वुलर झील ये मीठे पानी की झील है और पंगांगसो और सोमोलिरी ये है खारे पानी की झीलें। इधर सिंधु नदी जो कैलाश श्रेणी से निकलती है और जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से बहती हुई इधर अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी की 2 सहायक नदियां झेलम और चेनाब ये दोनों इसी क्षेत्र को अफवाहित करती हैं। देखिए यहाँ जो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है और
हिमालय का ये वाला जो एरिया है वो इतना सुंदर है, इतना अच्छा है कि लाखों पर्यटक यहाँ पूरे साल घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ की गुफा और चरारी शरीफ जैसे धार्मिक स्थल यहाँ पर स्थित हैं। इसीलिए ये जो एरिया है पूरे साल जो है एक अच्छा पर्यटन केंद्र बना रहता है। देखिए दूसरे नंबर पर हमारा आता है हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय। हिमाचल या उत्तरांचल हिमालय, इसको उत्तराखंड हिमालय भी बोलते हैं, इसको कुमायूं या गढ़वाल हिमालय भी बोलते हैं। इसका एरिया इधर पश्चिम में रावी नदी से लेकर इधर पूर्व में काली नदी जो खागरा की सहायक नदी है वहां तक इसका एरिया फैला हुआ है। यहाँ पर दो प्रमुख नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, इन दोनों तंत्रों के द्वारा ये अपवाहित क्षेत्र है। इधर रावी, ब्यास, सतलुज जो सिंधु की सहायक नदी है और इधर गंगा और घाघरा, यमुना और घाघरा जो गंगा की सहायक नदियां हैं, इन सारी नदियों के द्वारा ये अपवाहित क्षेत्र है। हिमाचल हिमालय का सुदूर उत्तरी भाग कहां तक फैला हुआ है? ये लद्दाख के ठंडे मरुस्थल तक फैला हुआ है। और हिमालय के 3 पार्ट्स, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, वे तीनों इसी हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय के अंदर ही स्थित हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पर्वत नगर हैं, जैसे मसूरी है, कसोला है, अल्मोड़ा, लेसडाउन, रानीखेत, वे सभी कहाँ पाए जाते हैं? इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय की दो प्रमुख स्थलाकृतियां शिवालिक और दून भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इधर पश्चिम में उनको दून बोलते हैं और पूर्व में उनको द्वार बोलते हैं। यहाँ के प्रसिद्ध दून है जैसे देहरादून, कोटा दून, हरिके दून, नालागढ़ दून, चंडीगढ़ कालका दून, ये सारे क्या है? यहाँ के दून हैं। इसमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है जिसकी लंबाई 35 से 45 किलोमीटर है और चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर है। यहाँ वृहद हिमालय में भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं जो खानाबदोश होते हैं और जो गर्मी की ऋतु में ऊंचे जो घास के स्थान है वहां पर चले जाते हैं जिसको बुग्याल बोलते हैं, और जो सर्दी की ऋतु आती है तो वे वापिस घाटियों में लौट आते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ प्रसिद्ध प्रयाग पाए जाते हैं 5, जिसको नदी संगम बोलते हैं, जिसमें विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग और करण प्रयाग हैं। तो ये सभी किसमें पाए जाते हैं? हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में। तो ये हमारा पार्ट था हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। उसके बाद आता है सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय। थर्ड हमारा सब पार्ट कौन सा है? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? इसके पश्चिम में यानी वेस्ट में नेपाल हिमालय और इसके ईस्ट में भूटान हिमालय है। ये हिमालय का बहुत छोटा सा पार्ट है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट पार्ट है। देखिए ये जो सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय है, यहाँ पर बहुत ऊंचे पर्वत यानी जैसे कंचनजंगा, हिमालय की भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा यहाँ पर पाई जाती है। गहरी घाटियां यहाँ पर पाई जाती है और तिस्ता नदी यहाँ से बहती है। तिस्ता नदी का बहाव यहाँ पर बहुत तेज होता है। यहाँ पर लेप्चा जनजाति के लोग रहते हैं, मतलब ये जो पर्वत है इनकी चोटियों पर लेप्चा जनजाति के लोग रहते हैं। और दक्षिण में यानी जो हमारा दार्जिलिंग हिमालय है वहां पर मिश्रित जनजाति के लोग रहते हैं, जैसे नेपाली है, बंगाली है, ये सब नीचे यानी इसके दक्षिणी हिस्से में रहते हैं। यहाँ की प्राकृतिक दशाएं जैसे पूरे साल वर्षा का होना, मंद शीत ऋतु, मध्यम ढाल और गहरी और जीवाश्म युक्त मिट्टियों के कारण यहाँ की प्राकृतिक दशा का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने यहाँ चाय के बागान लगाने शुरू कर दिए। देखिए यहाँ की जो स्थलाकृति है वो बाकी हिमालय से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर द्वार स्थलाकृतियां पाई जाती हैं और जो द्वार स्थलाकृतियां हैं वो चाय के बागान के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ का जो एरिया है, यहाँ की जो स्थलाकृति है वो अपने वनस्पति जात, प्राणी जात और आर्किड के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। उसके बाद हमारा आता है अरुणाचल हिमालय। फोर्थ हमारा सब पार्ट कौन सा है? अरुणाचल हिमालय। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? ये इधर पश्चिम में भूटान से लेकर पूर्व में डीफू करने तक फैला हुआ है और इसकी इन पर्वत श्रेणियों की जो दिशा है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की तरफ है, क्योंकि ये ऐसे ऊपर की तरफ खोया हुआ है ना, तो इसीलिए इसकी दिशा है दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की तरफ। यहाँ की जो प्रमुख पर्वत चोटियां हैं वो जैसे कांगटू है, नामचा, बारवा है। ये जो पर्वत चोटियां हैं, ये जो पर्वत श्रेणियां हैं, ये उत्तर से
दक्षिण की तरफ जो नदी बहती है, जो बहती हुई नदी गहरे गोर्ज बनाती है, उनके द्वारा विच्छेदित पहाड़ियां हैं। नामचा बारवा को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी है गहरे गोर्ज का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं यहाँ पर, जैसे लोहित, दिहांग, दिबांग, कामेंग, सुबनसरी, ये सभी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं और ये 12 नदियां हैं। यहाँ पर ये नदियां जलप्रपात बनाती हैं क्योंकि ये उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ बहती हैं, गहरे जलप्रपात बनाती हैं और यहाँ पर पानी की भरपूर मात्रा होने के कारण यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन जो है बहुत अच्छी तरह से चलता है। अरुणाचल प्रदेश की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ पर बहुत सी जनजातियां निवास करती हैं। यहाँ पर वेस्ट से ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ जो जनजातियां फैली हुई हैं, उनका कर्म है मोनपा, अबोर, मिश्मी, निशी और नागा। ये 5 जनजातियां यहाँ पर फैली हुई हैं और ये जनजातियां स्थानांतरित कृषि करती हैं यानी झूमी कृषि करती हैं, जिसे स्लैश और बर्न कृषि भी कहा जाता है, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती हैं। स्थानांतरित कृषि का मतलब है जैसे कोई एरिया है उसको उन्होंने जला दिया, जैसे जंगल का कोई एरिया लगा लो, उन्होंने उसको जलाकर उसका खेत बना लिया, उसने कृषि की। जब उस भूमि के जो पोषक तत्व हैं जब वो खत्म हो गए, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस एरिया को छोड़ दिया, दूसरे एरिया पर चले गए, वहां पे जंगल को जलाया और वहां पर खेत बनाया, फिर वहां पर कृषि की। इस प्रकार की कृषि को क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। तो ये जनजाति कौन सी कृषि करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी स्लैश और बर्न खेती करते हैं। यहाँ की जो स्थलाकृति है वो बहुत ऊबड़ खाबड़ है, इसलिए यहाँ पर क्या है, परिवहन अधिक मात्रा में जो परिवहन का जुड़ाव है वो नहीं हो पाया। इसलिए जो अरुणाचल प्रदेश और असम की जो सीमा पर स्थित द्वार है, उसी के द्वारा यहाँ पर जो है व्यापार या कारोबार किया जाता है। और 5th नंबर पर हमारा आता है पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत। देखिए इन पूर्वी पहाड़ियों की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हुए इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे उत्तर में पटकाई भूमि, नागा पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां, मीसो पहाड़ियां या फिर उनको लुसाई पहाड़ियां भी बोला जाता है। ये इनमें से अधिकतर पहाड़ियां एक दूसरे से छोटे बड़े नदी नालों द्वारा अलग होती हैं। यहाँ भी बहुत सारी जनजातियां निवास करती हैं और वो भी स्थानांतरित कृषि करती है, मतलब झूमी कृषि करती हैं। यहाँ पर ये जो मिजोरम है ये बहुत ही असंगठित चट्टानों से बना हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर बराक नदी मणिपुर और मिजोरम की मुख्य नदी है। मणिपुर घाटी में झील स्थित है जिसे लोकताक झील बोलते हैं और वो लोकताक झील चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है। देखिए नागालैंड में बहने वाली अधिकतर नदियां ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हैं और इधर पूर्वी भाग में जो बहने वाली नदी है जो नदियां वो चिंदवी नदी की सहायक नदी है। जो चिंदवी किसकी सहायक नदी है, म्यांमार में बहने वाली इरावती नदी की सहायक नदियां हैं। तो इस प्रकार हमारे ये कश्मीर के उत्तर हिमालय या पश्चिमी हिमालय, हिमाचल या उत्तरांचल हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय और पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत, इस प्रकार से हिमालय को हमने 5 सब पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए जो उत्तरी भारत का मैदान है इसको सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। देखिए जो उत्तरी भारत का मैदान है इसकी पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट से वेस्ट तक इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 3200 किलोमीटर और नॉर्थ से साउथ तक इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो है 150 से 300 किलोमीटर। उत्तरी भारत के मैदान को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे ऊपर आता है हमारा भाबर क्षेत्र, उसके बाद तराई, उसके बाद जलोढ़। जलोढ़ मैदान को हमने फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बांगर और खादर। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ऊपर वाला भाबर क्षेत्र। जो हमारा भाबर क्षेत्र है उसकी चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर है और वो शिवालिक जो सबसे हिमालय का सबसे आउटर पार्ट है शिवालिक, उसके फुट हिल्स में उसके पैरेलल फैला हुआ है 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में। देखिए जो भाबर क्षेत्र है वो हिमालय द्वारा जो नदियां आती हैं उसके द्वारा जो बड़े बड़े गोलाश में बड़े बड़े पत्थर जो लाए जाते हैं वो इस क्षेत्र में आकर जमा कर देती हैं और इस क्षेत्र में नदियां पहाड़ों से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। यानी भाबर क्षेत्र में नदियां कहां से आती हैं, पहाड़ों से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं। देखिए यहाँ पर जो नदियां हैं भारी मात्रा में बड़े बड़े पत्थर लाती हैं, इसीलिए वे नदियां
नदियां भाबर क्षेत्र में आकर लुप्त हो जाती है, हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि ऊपर बड़े पत्थर होते हैं और नीचे पानी बहता है। भाबर क्षेत्र से नीचे आता है तराई क्षेत्र। जो तराई क्षेत्र है उसमें जो भाबर क्षेत्र में नदियां लुप्त हुई थी वो तराई क्षेत्र में अपने आप धरातल पर आ जाती हैं। जो तराई क्षेत्र है वो एक अनूप क्षेत्र है, क्योंकि वो पूरा क्षेत्र, पूरा रीजन जो है वो प्राकृतिक वनस्पति से ढका है और उसको वन्य प्राणियों का घर भी कहा जाता है, क्योंकि अनेक प्रकार के वन्य प्राणी यहाँ पर निवास करते हैं प्राकृतिक वनस्पति होने के कारण। उसके बाद आता है हमारा जलोढ़ मैदान। देखिए जो जलोढ़ मैदान है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बांगर और खादर। जो हमारा बांगर क्षेत्र है, जब स्टार्टिंग में नदियां हिमालय से निकलकर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश किया नदियों ने, तो बांगर क्षेत्र में नदियां अपने जलोढ़ के निक्षेप, जलोढ़ के जो निक्षेप है वो यहाँ पर जमा करती थी। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो नदी है उन्होंने अपना रुख चेंज किया, अपना बहाव चेंज किया, क्योंकि यहाँ पर अवसाद या सेडिमेंट जमा होते गए, इससे नदियों का क्या हुआ, रुख बदल गया। उसके बाद नदियां दूसरे स्थान पर अपनी जलोढ़ निक्षेप करती गई, यानी अपने अवसाद सेडिमेंट वहां पर जमा करती गई। उस क्षेत्र को बोलते हैं हम खादर क्षेत्र। जो हमारा खादर रीजन है वो नए जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है, बहुत उपजाऊ मिट्टी वहां की होती है, क्योंकि हर साल जब नदियों में बाढ़ आती है तो नदियां वहां पर अपने जलोढ़ निक्षेप यानी सेडिमेंट इकट्ठा करती हैं। और ये जो खादर क्षेत्र है बहुत उपजाऊ है, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में कृषि की जाती है। देखिए उत्तर भारत में बहने वाली विशाल नदियां जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, वो अपने मुहाने पर, यानी अपने मुहाने पर जहां पर वो समुद्र में गिरती है वहां पर डेल्टा बनाती है। जैसे यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, यहाँ से गंगा नदी आती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उससे पहले यहाँ पर डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। और सिंधु नदी उधर अरब सागर में गिरने से पहले डेल्टा बनाती है, ठीक है। उसके बाद ये जो डेल्टा है ये एक सपाट मैदान है और इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 50 से 100 मीटर की। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी जो दिशा है, जो इसकी डायरेक्शन है बहने की, वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। लेकिन जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यहाँ पर बांग्लादेश में एंट्री करती है, इधर बांग्लादेश में एंट्री करने से पहले असम ये धुबरी के पास ये 90 डिग्री कहां पर मुड़ जाती है, दक्षिण की तरफ यानी साउथ की तरफ मुड़ जाती है। और कहां पर गिरती है, बांग्लादेश से होती हुई ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो इस प्रकार ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं यहाँ पर ये सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। देखिए यहाँ पर बनाई हुई सुंदरवन का डेल्टा। और इधर ये जो हरियाणा और दिल्ली है, हरियाणा और दिल्ली क्या करते हैं, ये सिंधु और गंगा नदी के बीच एक जल विभाजन का कार्य करते हैं। मतलब इधर से चली जाती है सिंधु नदी और इधर से आ जाती है गंगा नदी। गंगा और सिंधु नदी के बीच क्या करते हैं, ये जल विभाजन का कार्य करते हैं। दोनों के बीच में क्या स्थित है, हरियाणा और दिल्ली स्थित है। इसी प्रकार ये हमारा जो उत्तरी भारत का मैदान है ये सघन जनसंख्या वाला मैदान है। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि ये एक मैदानी क्षेत्र है, एक सपाट क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में, मतलब पूरे भारत में सबसे ज्यादा कृषि कहाँ की जाती है, उत्तर भारत के मैदान में की जाती है। ये था हमारा उत्तरी भारत का मैदान। उत्तरी मैदान के बाद आता है हमारा प्रायद्वीपीय भाग, यानी जो प्रायद्वीपीय जो हमारा खंड है ये नदियों के मैदान से 150 मीटर की ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ एक कटा-फटा क्षेत्र है। मतलब ये जितना आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है ये है हमारा प्रायद्वीपीय खंड और ये ट्राइंगल शेप में है। देखना ऐसे ऐसे और ऐसे, ये ट्राइंगल शेप में है, मतलब त्रिकोणीय आकार में है। इसकी जो ऊंचाई है वो 600 से 900 मीटर है और ये पूरे भारत का, पूरे इंडिया का सबसे प्राचीनतम भूभाग है। इसका जो विस्तार है वो इधर दिल्ली से होते हुए अरावली रेंज, मतलब यहाँ से कटक से अरावली रेंज से होते हुए इधर राजमहल पहाड़ियों तक, इधर पश्चिम में जो गुजरात है वहां की गिर पहाड़ी है वहां से होता हुआ इधर जब हम साउथ में आएंगे तो साउथ में जो इलायची कार्डेमम की पहाड़ियां हैं यहाँ तक इसका विस्तार है। और इधर जो मेघालय में गारो खासी जैंतिया पहाड़ियां और कर्बी आंगलों का पठार भी इसी का हिस्सा है। जो प्रायद्वीपीय भारत है ये अनेक पठारों से मिलकर बना हुआ है, जैसे पलायू पठार, हजारीबाग पठार, कोयम्बटूर पठार, कर्नाटक पठार, मालवा का पठार। इसमें बहुत अधिक मात्रा में पठार जो है
पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भाग की जो ऊंचाई है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ कम होती जाती है, मतलब इसका जो पश्चिम जो वेस्ट वाला जो हिस्सा है वो ईस्ट वाले हिस्से से ज्यादा ऊंचा है। और इसकी जो ऊंचाई है वो किससे पता चलती है, वो हमें नदियों के बहाव से पता चलती है, क्योंकि अधिक मात्रा में नदियां कहां पर आती हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं। तो इस प्रकार से जो प्रायद्वीपीय खंड है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो उसकी ऊंचाई है वो कम होती जाती है। देखिए, प्रमुख उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये वाला जो हमारा इतना नीचे वाला जितना हिस्सा है इसको हम बोलते हैं दक्कन का पठार, और इसके ऊपर ये वाला हिस्सा है ये है मध्य उच्च भाग, और इधर ये है उत्तर पूर्वी पठार। ये मेघालय वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी पठार। सबसे पहले हम बात करेंगे दक्कन के पठार की। देखिए, दक्कन के पठार के उत्तर में सतपुरा रेंज, मेकाल और महादेव की पहाड़ियां पाई जाती हैं। इधर पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट पाया जाता है। जो पश्चिमी घाट है इसकी ऊंचाई पूर्वी घाट की तुलना में ज्यादा है, और पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण दिशा में कम से कम 1500 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। जो पश्चिमी घाट है वो अविरत है, मतलब कटा-फटा नहीं है, ऊपर से नीचे तक एक पाया जाता है, मतलब इसके बीच में खंड नहीं पाए जाते। लेकिन जो पूर्वी घाट है वो इधर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां जो यहाँ से निकलती हैं उसकी वजह से, उनकी वजह से क्या हुआ, ये अलग अलग खंडों में, जैसे यहाँ से है, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, इस तरह से अलग अलग खंडों में बटा हुआ है। देखिए, पश्चिमी घाट को यहाँ पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र में बोला जाता है इसको सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में बोला जाता है नीलगिरी, और केरल में बोला जाता है इसको अन्नामलैया कार्डेमम पहाड़ियां। देखिए, ये खंड बिल्कुल एक जैसा है। यहाँ से अधिकतर नदियां कहां पर निकलती है, पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की तरफ निकलती हैं, यानी पश्चिमी घाट से निकलती है। जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां यहाँ से निकलती हैं और यहाँ पर बहती हुई कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी जो अन्नामलाई है, जो अन्नाई नदी है, वो कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी घाट में अन्नामलाई की पहाड़ियों में पाई जाती है। और प्रायद्वीपीय खंड की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो डोडा बेटा है, वो नीलगिरी की पहाड़ियों में यहाँ पर नीचे पाई जाती है। देखिए, यहाँ पर बहुत अधिक पर्वत श्रृंखलाएं भी पाई जाती हैं, अधिक श्रेणियां भी पाई जाती हैं, जैसे जावादी हो गए, नल्लामाला, पालकोंडा, ये सारी श्रेणियां कहाँ पाई जाती हैं, प्रायद्वीपीय खंड में पाई जाती है। जो इस प्रकार जो प्रायद्वीपीय खंड है ये हमारा पश्चिम में ज्यादा ऊंचा है और पूर्व में कम ऊंचा है। उसके बाद हमारा आता है मध्य उच्च भूभाग। देखिए, जो मध्य उच्च भूभाग है ये इधर पश्चिम में अरावली रेंज और इसके दक्षिण में यानी साउथ में सतपुरा पर्वत है। देखिए, जो मध्य उच्च भूभाग है ये काफी पुराना भाग है और काफी कटा-फटा है। अवशिष्ट पर्वत यहाँ पर पाए जाते हैं। ये अपने इतिहास में भूगर्भिक प्रक्रियाओं जैसे कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजरा हुआ है, और इस प्रकार यहाँ पर कायांतरित चट्टान पाई जाती हैं, जैसे संगमरमर है, स्लेट है, नीस है, ये सभी कहाँ पर पाई जाती हैं, इस मध्य उच्च भूभाग में पाई जाती हैं। यहाँ पर यमुना की सहायक नदियां कहाँ से निकलती हैं, विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती हैं। मध्य उच्च भूभाग का जो पूर्वी विस्तार है वो राजमहल की पहाड़ियों तक फैला हुआ है, और राजमहल की पहाड़ियों के दक्षिण में छोटा नागपुर का जो पठार है, जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है, उसमें सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा खनिज पदार्थों के लिए माना जाता है। तो इस प्रकार ये जो मध्य उच्च भूभाग है इस प्रकार इसका विस्तार है, और ये दक्कन के उत्तर में यानी नॉर्थ में पाया जाता है। देखिए, थर्ड नंबर पर हमारा आता है उत्तर पूर्वी पठार। ये जो उत्तर पूर्वी पठार है ये भी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ऐसा माना जाता है कि जब इंडियन प्लेट हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही थी, उत्तर पूर्वी दिशा में सरक रही थी, उस टाइम पे क्या हुआ, इधर राजमहल की पहाड़ियां और इधर की मेघालय का पठार एक दूसरे से अलग हो गई। यहाँ पर एक भ्रंश घाटी का निर्माण हो गया। फिर धीरे धीरे नदियों के द्वारा जो अवसाद, जो सेडिमेंट लाया गया, उससे क्या हुआ, ये जो भ्रंश घाटी है उसको पाट दिया गया, मतलब भर दिया गया। देखिए, ये जो मेघालय का पठार है ये यहाँ पर रहने वाली जनजातियों के आधार पर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उनके नाम के आधार पर। गारो पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां और जैंतिया पहाड़ियां। आसाम में जो कर्बी आंगलों का पठार है, जो कर्बी आंगलों की पहाड़ियां हैं, वो भी किसी का पार्ट है, वो भी प्रायद्वीपीय
खंड का हिस्सा है। जिस प्रकार से छोटा नागपुर के पठार में अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, उसी प्रकार मेघालय के पठार में भी यूरेनियम, लोहा, चूने का पत्थर, ये सभी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर जैसे मौसिनराम है, चेरापूंजी है, विश्व में सबसे ज्यादा जो बारिश वाले स्थान है वो कहाँ पाए जाते हैं, इधर मेघालय में ही पाए जाते हैं। तो इस प्रकार मेघालय और ये असम का कुछ हिस्सा और ये प्रायद्वीपीय पठार, ये सारा क्या है, एक ही भाग है। और मेघालय का जो पठार है वो भी बहुत अधिक अपर का हुआ है और यहाँ पर जो बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। इस प्रकार से जो प्रायद्वीपीय पठार है इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दक्कन का पठार, मध्य भूमि उच्च भाग और उत्तर पूर्वी पठार। इस प्रकार से हमारा उत्तरी भारत का मैदान और प्रायद्वीपीय खंड यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज हम करेंगे इंडियन डेजर्ट यानी भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान यानी हमारा कोस्टल प्लेन और द्वीप समूह यानी आइलैंड्स, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर लक्षद्वीप समूह। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय मरुस्थल की यानी इंडियन डेजर्ट की। देखिए भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल यानी ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये जो मरुस्थली एरिया है हमारा, डेजर्टिक एरिया है, ये इस अरावली रेंज के नॉर्थ ईस्ट में यानी उत्तर पूर्व में स्थित है। ये बहुत ही ऊबड़ खाबड़ एरिया है और इस एरिया में क्या है, वनस्पति बहुत ही कम पाई जाती है क्योंकि बहुत शुष्क एरिया है। यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है वो 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। ऐसा माना जाता है जो मेसोजोइक काल था उसमें यानी करोड़ों साल पहले क्या है, ये जो रीजन है ये समुद्र का ही हिस्सा था, समुद्र का ही पार्ट था। और ये हमें कैसे पता चलता है, देखिए जो जैसलमेर है उसके पास भ्रमसर में हमें समुद्री निक्षेप पाए जाते हैं। जो समुद्र के निक्षेप होते हैं वो हमें इस एरिया में मिलते हैं और उसी से हमने ये अनुमान लगाया है कि ये एरिया कभी समुद्र का ही पार्ट था। इस रीजन की भूगर्भिक संरचना के इतिहास से हमें क्या पता चलता है कि ये करोड़ों साल पहले प्रायद्वीपीय खंड का ही विस्तार था। देखिए इस क्षेत्र में जो स्थलाकृतियां बनती हैं वो भौतिक अपक्षय और पवन की क्रिया द्वारा बनती है। यहाँ पर हवाएं बहुत तेज चलती हैं। यहाँ की जो प्रमुख स्थलाकृतियां हैं जैसे अणुधैर्य रेत के टीले हो गए, बरखान हो गई, छत्रक चट्टाने हो गई। इस एरिया को ढाल के अकॉर्डिंग हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे ऊपर उत्तरी ढाल यानी सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी मैदान और नीचे कच्छ के रंग की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग। देखिए ये जो क्षेत्र है यहाँ पर वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है, 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। इसीलिए यहाँ पर जो नदियां हैं बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं और जो नदियां होती हैं वो थोड़ी सी दूरी तय करने के बाद वो मरुस्थल में ही विलीन हो जाती है यानी डेजर्ट में ही मिल जाती है। इसके साउथ वाले पार्ट में सबसे बड़ी नदी कौन सी होती है, लूनी नदी कही जाती है। और लूनी नदी जो है काफी लंबाई तक वो अपना मार्ग तय करती है, लेकिन जो यहाँ पर छोटी नदियां हैं वो बहुत छोटी दूरी तय करती हैं और मरुस्थल में विलीन हो जाती हैं और अंतस्थलीय अफवाह का निर्माण करती हैं। देखिए जो यहाँ पर जो झील होती है, जो पलायन होती है, वो छोटी नदियां किसमें मिल जाती हैं, वो झील या पलायन में मिल जाती हैं। जो झील होती है, जो पलायन होता है, उसका पानी बहुत खारा होता है और वो किसमें काम आता है, वो नमक बनाने के लिए काम आता है। तो ये था हमारा भारतीय मरुस्थल यानी ग्रेट इंडियन डेजर्ट। देखिए इंडियन डेजर्ट के बाद हम बात करेंगे तटीय मैदान की। ये जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है ये है हमारा तटीय मैदान। तटीय मैदान को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इधर हमारा ये पश्चिमी तटीय मैदान यानी वेस्ट कोस्टल प्लेन और ये हमारा है पूर्वी तटीय मैदान यानी ईस्ट कोस्टल प्लेन। देखिए ये जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है ये बहुत अधिक मात्रा में पानी में डूबा हुआ है यानी इसको जलमग्न तटीय मैदान कहा जाता है। और पानी में डूबने के कारण क्या है, ये एक संकीर्ण पट्टी के रूप में बचा हुआ है। देखिए जो हमारा पौराणिक शहर द्वारका था वो ऐसा माना जाता था वो कभी इस तटीय मैदान की मुख्य भूमि पर स्थित था, मतलब पूरा शहर हमें दिखाई देता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो पानी में डूब गया, इधर अरब सागर में विलीन हो गया। देखिए यहाँ पर ये जो बिल्कुल संकीर्ण पट्टी ये आपको इतना चौड़ा दिखाई देता है, ये हमें बिल्कुल ऐसे बिल्कुल पतली पट्टी के रूप में दिखाई देता है। देखिए पतली पट्टी के रूप में संकीर्ण होने के कारण ये क्या है, यहाँ पर जो पत्तन
जो बंदरगाहें होती हैं उसके लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। यहाँ पे जो प्रमुख पत्तन और बंदरगाहें हैं जैसे मारना गोवा है, कोचीन है, मैंगलोर है, कांडला है, ये सारी हमारी क्या है, प्राकृतिक बंदरगाहें हैं। जैसे महावा शेवा है। इसी प्रकार ये जो प्राकृतिक बंदरगाहों को क्या करता है, प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। देखिए इधर पश्चिमी तटीय मैदान को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। सबसे पहले इधर गुजरात के कच्छ से लेकर महाराष्ट्र तक इसको बोला जाता है काठियावाड़ का तट। फिर महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक इसको बोला जाता है कोंकण तट। गोवा तट इधर से नीचे आ जाता है हमारे कर्नाटका में इसको बोला जाता है कन्नड़ तट, और उसके नीचे केरल में इसको बोला जाता है मालाबार का तट। देखिए अलग अलग स्थानों पर इसके अलग अलग नाम हो गए। इधर जो मालाबार का तट है यहाँ पर एक विशेष हमें स्थलाकृति दिखाई देती है जिसको कयाल बोलते हैं। देखिए कयाल क्या होता है, किसी कारण से जब समुद्र का जो पानी है वो उसका थोड़ा सा पानी अपने पूरे समुद्र के पानी से जब अलग हो जाता है तो एक झील का निर्माण होता है। मतलब कयाल उसको, जिसको क्या बोलते हैं हम, कयाल बोलते हैं। उस झील में क्या होता है, मछली पकड़ने का काम करते हैं, और केरल में रहने वाले जो लोग होते हैं वो इसमें मछली पकड़ते हैं। और ये अंतरस्थलीय नौका के लिए भी प्रसिद्ध जगह मानी जाती है, और एक पर्यटन स्थल भी है। लाखों लोग यहाँ पर पूरे साल घूमने आते हैं। तो इस प्रकार ये जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है इसमें अलग अलग स्थानों पर इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो बहने वाली नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती। देखिए यहाँ पर जैसे भरतपुजा है, मांडवी है, पेरियार है, ये सारी जो नदियां हैं ये यहाँ पर डेल्टा नहीं बनाती। तो ये जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है ये बीच में से, तो ये जो बीच वाला पार्ट है बीच में से भी संकीर्ण है, मतलब बिल्कुल संतरा है, और उत्तर और दक्षिण में यानी नॉर्थ और साउथ में ये चौड़ा दिखाई देता है। यहाँ से ये कम चौड़ा है, उत्तर और दक्षिण में ये ज्यादा चौड़ा दिखाई देता है। ये था हमारा पश्चिमी तटीय मैदान। इधर आते हैं, इधर हमारा है पूर्वी तटीय मैदान यानी ईस्ट कोस्टल रीजन। देखिए इसको भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसको इधर उड़ीसा में बोला जाता है उत्कल तट। उत्कल तट के नाम से पुकारा जाता है उड़ीसा में। इधर नीचे आता है फिर आंध्र प्रदेश। इधर आंध्र प्रदेश में इसको बोला जाता है आंध्र तट, और नीचे तमिलनाडु में इसको बोला जाता है कोरोमंडल तट। देखिए अलग अलग स्थानों पर पश्चिमी तटीय मैदान को फिर पूर्वी तटीय मैदान को भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। देखिए जो पश्चिम पूर्वी तटीय मैदान है इधर पश्चिम से जो बहने वाली नदियां हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां इधर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं। पूर्वी तटीय मैदान में जो महाद्वीपीय शेल्फ है, जो महाद्वीपीय इसकी शेल्फ है उसकी जो चौड़ाई है वो 500 किलोमीटर मानी जाती है। ये पूर्वी तटीय मैदान उभरा हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर जो बंदरगाह और पत्तन है यहाँ पर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब ये बंदरगाह और पत्तन के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान नहीं करता। इस प्रकार ये हमारा पश्चिमी तटीय मैदान और ये हमारा पूर्वी तटीय मैदान यहाँ पर कंप्लीट होता है। तटीय मैदान के बाद हम बात करेंगे आइलैंड्स की यानी हमारे द्वीप समूह की। देखिए हमारे दो द्वीप समूह इधर बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर में, ये दो द्वीप समूह है, इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए भारत के दो प्रमुख द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह। देखिए जो बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान और निकोबार हमारा आइलैंड है ये ऐसा माना जाता है कि जो हिमालय पर्वत है उसी का विस्तार इसको माना जाता है। मतलब जो हिमालय पर्वत के जो इधर वाले पर्वत हैं वो समुद्र में डूबने की वजह से क्या है, उनकी केवल चोटियां, उनकी पीक्स दिखाई देती हैं, उनके शिखर दिखाई देते हैं, और वो जो शिखर है वो क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, और अरब सागर में लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह है। देखिए बंगाल की खाड़ी में इस अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मतलब इसके आसपास जो टोटल द्वीप है बंगाल की खाड़ी में वो है 572 द्वीप हैं, और उनका जो विस्तार है, उनकी लंबाई चौड़ाई कहां तक फैली हुई है। देखिए 6 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ तक और 92 डिग्री ईस्ट से 94 डिग्री ईस्ट के बीच ये सारा जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जो आसपास के द्वीप है वो इसके बीच फैले हुए हैं। यानी 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच स्थित है। बंगाल की खाड़ी के जो प्रमुख जो द्वीप समूह है वो है रीची और लबरिंथ। ये यहाँ के दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, और
जो इनकी श्रेणियां हैं वो कहां से कहां तक है, जो इनकी श्रेणियां मतलब बंगाल की खाड़ी में ये कैसे फैले हुए हैं, उत्तर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये जो मतलब इस प्रकार से ऐसे 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 फैले हुए हैं, वे क्या है, उत्तर में क्या है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह है, और दक्षिण में क्या है, निकोबार द्वीप समूह है। देखिए ये अंडमान और ये निकोबार, अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है, ये जो इसको अलग करता है, ये क्या है, 10 डिग्री चैनल से ये एक दूसरे से अलग होते हैं। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंडमान निकोबार को तो 10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री चैनल अलग करता है, लेकिन यहाँ पर अंडमान का कौन सा आइलैंड है और यहाँ पर निकोबार का कौन सा आइलैंड है, किसको ये अलग करते हैं। देखिए इधर इस 10 डिग्री चैनल से नॉर्थ में अंडमान का है हमारा लिटिल अंडमान यानी लघु अंडमान, और निकोबार का है कार निकोबार यहाँ साउथ में, मतलब अंडमान का लघु अंडमान यानी लिटिल अंडमान और नॉर्थ इसका निकोबार का है कार निकोबार। ये एक दूसरे से किससे अलग होते हैं, 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। और जो अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है, जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो कहां पर है, वो साउथ अंडमान में स्थित है। देखिए कुछ द्वीपों की उत्पत्ति यहाँ पर ज्वालामुखी क्रियाओं से हुई है, मतलब यहाँ पर ज्वालामुखी क्रियाएं भी होती हैं। जो बैरन द्वीप है, इस बैरन द्वीप ये जीवंत ज्वालामुखी का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जो निकोबार में स्थित है। देखिए जो बैरन द्वीप है वो निकोबार में स्थित है, और जीवंत ज्वालामुखी क्या होते हैं, जहां पर अभी भी ज्वालामुखी फटते हैं, अभी भी ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, मतलब किसी भी टाइम वहां पर ज्वालामुखी क्रिया हो सकती है, उसको बोलते हैं जीवंत या सक्रिय ज्वालामुखी। बैरन द्वीप यहाँ का एग्जाम्पल है जो निकोबार में स्थित है। देखिए यहाँ पर कुछ पीक्स भी पाई जाती है, कुछ चोटियां पाई जाती है पर्वतों की। यहाँ पर देखिए सबसे बड़े सैडल चोटी पाई जाती है नॉर्थ अंडमान में यानी उत्तरी अंडमान में। इसकी ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है, 738 मीटर की सबसे ऊंची चोटी है ये। उसके बाद आती है माउंट डिओली, ये मिड अंडमान में यानी मध्य अंडमान में है, और इसकी जो ऊंचाई है, जो हाइट है, वो 515 मीटर। उसके बाद आती है माउंट कोयो, ये साउथ अंडमान में है, दक्षिणी अंडमान में है, और इसकी हाइट है 460 मीटर। उसके बाद आती है माउंट थुल्लर, ये है ग्रेट निकोबार में, और इसकी जो हाइट है वो है 642 मीटर। देखिए इस प्रकार के कुछ पीक्स यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। यहाँ पर संघनीय वर्षा होती है, और यहाँ की जो वनस्पति है वो कैसी होती है, भूमध्य रेखीय वनस्पति पाई जाती है। बंगाल की खाड़ी के बाद हम बात करेंगे अरब सागर में जो द्वीप, जो आइलैंड्स हैं उनकी। देखिए अरब सागर में लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह है। केरल के तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर ये दूर स्थित, कहां पर स्थित है, ये अरब सागर में, यानी जो केरल का जो तट है, जो मालाबार तट है, उससे 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर के दूर ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह स्थित है। पूरा द्वीप समूह किससे बना हुआ है, परवाल निक्षेपों से बना हुआ है, मतलब कोरल रीफ से बना हुआ है। टोटल अंडमान, ये जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह है, इसमें टोटल आइलैंड्स कितने हैं, 36 आइलैंड है, और 36 आइलैंड्स में से जो 11 आइलैंड है उसी पर केवल इंसान रहते हैं। लगभग जो 25 आइलैंड है उन पर कोई इंसान निवास नहीं करता। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप समूह है यहाँ का, जिसका जो क्षेत्रफल है, जिसका एरिया है 453 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा यहाँ पर जो आइलैंड है लक्षद्वीप और मिनिकॉय में सबसे बड़ा है मिनिकॉय द्वीप समूह, और इसका एरिया 453 वर्ग किलोमीटर। और 11 डिग्री चैनल से ये जो है 2 भागों में बट जाता है। 11 डिग्री चैनल से 2 भागों में बट जाता है। इसका जो उत्तरी भाग है, जो नॉर्थ वाला पार्ट है, उसमें आता है अगली द्वीप, और जो साउथ वाला एरिया है वहां आता है कोमोरोस द्वीप। देखिए इस प्रकार से जो अरब सागर के द्वीप हैं, ये इस प्रकार से अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। यहाँ पर 36 टोटल आइलैंड है, उन पर केवल 11 पर आदमी रहते हैं, और लगभग 25 पर कोई इंसान निवास नहीं करता। देखिए इस प्रकार से हमारा अरब सागर के द्वीप और बंगाल की खाड़ी के ये जो द्वीप समूह है, हमारे आइलैंड्स हैं, यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। देखिए इस प्रकार से हमने पूरे इंडिया को 6 पार्ट में डिवाइड किया था, और पूरे इंडिया का फिजिकल डिवीजन हमने इस चैप्टर में देखा है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।